और इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य की बच्चों काफी लंबे समय के बाद आपके बीच में मुझे आने का अवसर मिला। मैं तो गाँव का आदमी हूँ, खेत से जुड़ा हुआ हूँ, हर एक के दुख सुख में गमी खुशी में शामिल होना मेरा ध्येय रहा। लेकिन हमारी सरकार 2005 में जब चली गई तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल दिया। दोष मेरा ये था कि मैंने 3,906 पढ़े लिखे युवकों को नौकरी देने का काम किया। जिन बच्चों को नौकरी मिली उनकी तो तरक्की हो गई और नौकरी दिलाने वाले को 10 साल की सजा और फिर एक दुष्प्रचार फैलाया गया। जेल में बनेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संकट को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत होना। ये बात आप रखने क्या रहे, बल्कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेता इस बात की सराहना करते हैं कि संगठनात्मक दृष्टि से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। आज फिर आपके संगठन की आवश्यकता पड़ी। आज इस देश का हर नागरिक इस खुशामद से दुखी है, परेशान है। हम पहले चुना करते थे रामगत और रामगत फर्क है या एक व्यक्ति, लेकिन हमको तो प्रत्यक्ष रूप में हमने देखा रामगत और रामगत एक थी। भगवान ने भी शपथ लेकर के और सरकार ऐसी नालायक करती है जो आपकी मेहनत की कमाई को लूटने में पूरा यकीन है। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला है। शहर सपाटे के लिए नहीं, तो विश्व के हर मुल्क के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए गया। मैं दुनिया के हर मुल्क में जब जाता था मुझे ये देख करके बहुत प्रसन्नता होती थी। आज समूचे विश्व के सतह पर भारतवर्ष एक ऐसा अनूठा देश है। यहाँ सभी धर्म और मजहब से मानने वाले लोग, सभी जात जाति के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, समाज धारण वाले से लेकर खंडी, खाते कुम्हार, भाषाकार, बनिहार, नाई, बेली, धोबी, मोची, ब्राह्मण, बढ़िया, व्यापारी और कर्मचारी, कारखानेदार और मजदूर सभी मिलकर के हम अपने 3 त्योहार होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस को मनाया करते हैं। कोई फर्क नहीं था हमारा। हम बड़े त्रास से, प्यार से मिल करके रहते। लेकिन दुर्भाग्य से देश में कुछ ऐसे नुकीले वर्ग के लोगों ने साजिश और षड्यंत्र करके जात पात और धर्म मजहब के नाम पर हमें आपस में बांटने का काम किया और हमने लड़ा करके उन्होंने सत्ता पर कब्जा बना दिया। आज उन्हें देश से कोई सरोकार नहीं, जनता से कोई प्यार नहीं, पैसे से प्यार, हर हालत में पैसा लूटना चाहते हैं। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी। किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और अगर किसान संगाल है तो देश की बुरी हालत। हमने वो वक्त भी देखने हैं जब भारतवर्ष विश्व के
गरीब मुल्कों की आर्थिक मदद किया करता है। और आज इस देश का हर नागरिक कर्जदार है। जो बच्चा पैदा होगा वो अपने सर के ऊपर हजारों करोड़ का कर्जा लेकर के पैदा है। बिना लिया हुआ कर्ज उनको अदा करना चाहिए। हम सब लंबी चौड़ी बात ना करके हरियाणा का जिक्र करूंगा कि हरियाणा प्रदेश में इस वक्त 3.5 लाख करोड़ के लगभग कर्जा है। कर्जा कैसे अदा होगा? ये लुटेरी सरकार तो कर्जा और बढ़ाने में लगी है। इस किस्म के टैक्स लगाती है जिससे योजनाबद्ध तरीके से देश का सारा पैसा मुट्ठी में जो बड़े उद्योगी बिरला, टाटा, डालमिया, बांगड़, ठाकुर, किर्लोस्कर, मोदी, अंबानी, अडानी टाइप के लोगों के पास क्या हालत देश की होगी? एक विचार में ये मुद्दा जेल से रिहा होने के बाद मैं सर्वप्रथम उन लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए गया। पिछले लगभग 1 साल से गर्मी, सर्दी, बारिश और जलखंड की प्रतीक्षा न करते भूखे प्यासे दिल्ली की सड़कों के चारों तरफ घूमने को लगे। और उसकी मांग यही है, केंद्र की सरकार ने किसान विरोधी ये जो 3 काले कानून बनाए हैं उन कानूनों को वापस लिया। मैंने गौर से देखा कि उस धरनों में केवल किसान ही नहीं 36 बिरादरी के लोग बैठे और इससे जाहिर होता है कि सब दुखी है। ये भी जाहिर होता है कि इस दुखी सरकार का अंत करने के लिए हम सब इकट्ठे होकर के एक लड़ाई है और इसके लिए सारे देश की निगाह आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ क्योंकि यही एक ऐसा संगठन है जिसने अतीत में भी संगठन के बलबूते पर सत्ता बदलने का काम किया और भविष्य में भी इस सरकार का कड़े साथ देने का काम किया। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये गए मरगला लिए गए, स्वार्थ के वशीभूत जो कोई चला गया, आज वो महसूस करते हैं कि तुमसे गलती हुई है, वो वापस आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्ष में। चौधरी साहब ने जन्म से लेकर के आखिरी सांस तक इस संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी थी। इस देश के हर नागरिक की मूलभूत जरूरियात रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे। और जो सरकार ये सब करने में सक्षम ना हो उस सरकार को पद छोड़ देना चाहिए। और ये नालायक पैसे की भूखी सरकार जब पद न छोड़े तो जनता की जिम्मेवारी है संकित होकर के सरकार को पतन करने का काम। इसलिए आज सारे देश की निगाह केवल मात्र आप पर दिखी। तो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं 3 परिस्थितियों में देश को अगर कोई बचा सकता है केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही बचा सकता है। इसलिए मैं आज आपसे निवेदन कर रहे हैं, बहुत लंबे समय के बाद आपके बीच आने का मुझे अवसर मिला, लेकिन आपका जोश और उत्साह देख करके मुझे हिम्मत होती, हौसला बढ़ता। निश्चित रूप से राजनीतिक बदलाव देश में आएगा तो मेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे और लुटेरे देश की सलाखों के पीछे बंद किए जाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया, हम सबको पुरस्कार करके इकट्ठा करें और इकट्ठे होकर के एक लड़ाई लड़े। संगठन बहुत बड़ी शक्ति होती है और उसके लाभ बड़े सुखद होते हैं। परिस्थितियां बदलेगी। अब आपको 24 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
जब गठबंधन टूट जाएगा और चुने हुए विधायक जब भाग जाएंगे तो सरकार जब अलपमत में होगी तो फिर मध्यावधि चुनाव के अलावा कोई चारा नहीं। मध्यावधि जब चुनाव होंगे वहां सारे देश के लोग इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से परिस्थिति आपके पक्ष में आएगी। हरियाणा प्रदेश में ही नहीं समूचे देश में आपकी सरकार बनेगी। हरियाणा की मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री ने पहली मर्तबा मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद घोषणा की थी जनता को किसी प्रकार की कोई तकलीफ और दुख हो तो सीधा मेरी कोठी पे आए, मैं उसकी तकलीफ को दूर करने का काम। मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का मौका मिला। अब चंडीगढ़ में मैं अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री निवास और मैंने देखा उप मुख्यमंत्री की कोठी सुननी पड़ी, एक भी आदमी नहीं था। मैंने रोज पड़ोस के लोगों से बुला करके पूछा कि भाई यहाँ तो कोई आदमी है ही नहीं। उसने कहा क्या करेगा कोई यहाँ या किसी का काम तो होता नहीं, कोई दरख्वास्त लेकर के आता है तो पुलिस वाले उसे ट्रीट करके जेल में भेज देते, लोग ज्यादा दुखी हो गए। मैंने उसी दिन से एक मन बना लिया कि अगर कभी सरकार बनाने का अवसर मिलेगा तो इस नीति को बदले। प्रजातांत्रिक प्रणाली में राज तो बदलते रहते हैं लेकिन नीतियां नहीं बदला करती। अगर अच्छी नीति होगी तो नहीं बदलेगी। मेरे कहने की जरूरत नहीं, आपके सहयोग और समर्थन से जब हमारी सरकार बनी तो हमने फैसला किया इस सरकार के गलत निर्णय को बदले, ऐसी नीति तय करेंगे जिससे लोगों को लाभ मिले। और मैंने पहली कलम से ये फैसला किया कि सरकार के पास लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब सरकार लोगों के पास आएगी। और सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत हरियाणा प्रदेश के हर गांव में हर साल गया करता है। आपके गांव में गया था कि नहीं आया? जो मांगा आपने रखी वो आपने मानी कि नहीं मानी? कई ऐसी मांगे भी है जो बिना मांगे भी हमने दी थी। हमारे देश में 36 जात के लोग आबाद हैं, 37% मुस्लिम आबादी, पाकिस्तान अलग बढ़ने के बाद भी 37% मुसलमान आपको देते हैं। हमारी संस्कृति के मुताबिक अगर किसी मुस्लिम की डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उसे कब्रिस्तान में ले जाकर के दफनाया जाता है। कोई बूढ़ा बुजुर्ग मर जाए, उसको उसके मित्र दोस्त परिवार के लोग कब्रिस्तान में लेके जाते हैं और मिट्टी खोद करके उस डेड बॉडी को दबा देते हैं। लेकिन वो जब वापस घरों को चले जाते हैं, पीछे से हमारा कुत्ते उस मिट्टी को खोद करके उस डेड बॉडी को निकाल करके ले जाते हैं। मुसलमान बड़ा परेशान करता है। हिंदू संस्कृति में अगर किसी की मृत्यु हो जाए और इन दिनों की तरह बारिश से रास्ते सारे पानी से भरे हुए हों, तो किसी बूढ़े बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए तो उसको कीचड़ में भरे हुए पानी में शमशान घाट तक ले जाने में दिक्कत आती है कि नहीं आती? इसलिए हमने उस दिक्कत को दूर करने के लिए हर गांव के शमशान के रास्ते पक्के बना दिए ताकि किसी को दिक्कत न हो। आज आपकी सरकार तो नहीं, लेकिन आपके किए हुए आपके अनुकूल आए। सरकार जब आपकी बढ़ेगी तो फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं। अगर अतीत में हमने अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज्यादा अच्छे करें। सीधी जाति भाषा में एक बात कह के जा रहा हूँ, राज बना दो फिर सारे वोट में काट।
आज सारा बनाया बनेगा। एक एक वोट इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में डालना। और जिस तरह से पंचायत के चुनाव में आपने अच्छा काम करके प्रयास किए, वैसा अभियान चलाना। जल्दी चुनाव होंगे और चुनाव में आपके सारे अच्छे प्रतिनिधि जब जीत के जाएंगे, सरकार जब आपकी बढ़ेगी तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। जिन बूढ़े बुजुर्गों की इस नालायक सरकार ने पेंशन काट रखी है, मैं उनकी पेंशन का सारा पैसा नए ब्याज के उनके घर भिजवाने का काम। और आगे के लिए पेंशन बढ़ा देंगे हम 7,500 रुपया महीना। महिलाओं को अलग से पेंशन देने का काम करें। हम हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दें। पढ़ाई पे कोई खर्चा नहीं है। पढ़ने वाला बच्चा अगर बीमार हो जाएगा तो उसका मुफ्त में इलाज कराएंगे। और वो पढ़ के लिखे बच्चा जब योग्य हो जाएगा तो उसकी योग्यता के मुताबिक अच्छे पद पर बिठाएंगे। अगर गांव का पढ़ा लिखा युवक बड़ा अफसर होगा, गांव की भलाई के काम करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए हम हर बच्चे को नौकरी दें। अस्पतालों में दवाई की डॉक्टरों की किल्लत है, हम उसमें इस किल्लत को दूर करें। दवाई और डॉक्टर भेजें। जहाँ कहीं हॉस्पिटल नहीं होगा वहाँ अस्पताल भी बनाए। जिन स्कूलों की इमारतें गिर गई उनकी इमारत बन गई। हम हर प्रकार की सहूलियात आपको देंगे। आज गैस के सिलेंडर के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं और महिलाओं को बहुत दिक्कत आती है खाना बनाने में। हमारी सरकार बनने के बाद हर महीने एक सिलेंडर हर महिला को मुफ्त में देंगे। 1100 रुपये साथ देंगे। नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। अगर नारे से काम चलता तो मैं जेल में अकेला ही लगा अच्छे होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और उस लड़ाई के लिए उन विरोधियों को सबक सिखाना पड़ेगा। हम हर प्रकार की सहूलियात आपको करेंगे। कोई दिक्कत और कठिनाई आपको नहीं आएगी। कर्जे नहीं दे, कर्जे आपको नहीं देने पड़ेंगे। आपकी आमदन के पैसे पूरे आपको मिलेंगे। इस 20 साल जिस प्रकार फसलों का नुकसान हुआ है, हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे सरकार को मजबूर करेंगे कि वो आपको सारा मुआवजा देंगे। हमें उम्मीद नहीं है कि नालायक सरकार आपकी बात माने। इसलिए हमारी जब सरकार बनेगी तो आपका सारा मुआवजा हम आपके घर भिजवाने का काम। बेरोजगारी का भत्ता हर एक को देने का काम करेंगे। हर बच्चे को रोजगार देने का काम करेंगे। सारी सहूलियात आपको देने का काम करेंगे। इस सब के लिए आपसे एक अर्ज करने आया हूँ, सरकार बना लो। सरकार बनाना तो आपके अधिकार में, लेकिन चुनी हुई सरकार फिर आपके हितों की रक्षा करेगी। ये मैं आपसे वायदा करती हूँ। मेरे कहने और करने में कोई अंतर है क्या? मैंने अतीत में जो बातें कही वो पूरी करी कि नहीं करी? भविष्य में फिर आपको सारी सहूलियात देने का काम। मैं आपके बीच में देरी से आया, इसके लिए माफी चाहूंगा। और मेरा लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, इसलिए कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता। आपको ये सारी सहूलियात मिले तो इसके लिए आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आपके प्रेम प्यार और भाईचारे को बढ़ावा दो। इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ो, ताकि सारा समाज आपको पेंशन में कितनी ताकत है इसका इसी अंदाजा लगाना। शुरू में तो प्रधानमंत्री कहता था कानून पड़े हुए कभी वापस नहीं देते, लेकिन आपके पेंशन में ताकत भी लोगों ने फैसला कर लिया। ये मर जाएंगे, लेकिन जब तक ये सारे कानून वापस नहीं होंगे धरने से नहीं हटे।
और झक मार करके प्रधानमंत्री को कानून वापस लेने पड़े और आपको सारी ड्यूटियां दे रहे। आपके सेक्शन में बहुत बड़ी शक्ति है। आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ो ताकि चौधरी देवीलाल जी के सपनों को साकार कर सके। आप आए, इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।